तो हम कर रहे थे भारतीय इतिहास का जो प्राचीन है भाग है उसको देख रहे थे, ठीक है। तो हमने कर लिया था इसको, अब 50 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए थे। तो हम आज उससे आगे क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं एशियन हिस्ट्री में वो सबको देखेंगे हम। तो हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। हाँ ये देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था। ये 50 क्वेश्चन हो गया था। और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ है 50 से 55 क्वेश्चन जो और बचे हुए हैं वो हम आगे देखेंगे। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। किस प्रकार भूमि को अपृहत कहा जाता था, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो जो बिना जुती हुई भूमि है उसे कहते थे, या जंगली भूमि कहा जाता था उसे। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में विभाजित किया गया था। इसी वैसी भूमि जो जंगली हो तथा बिना जोती हुई हो उसे अपृहत कहा जाता था। गुप्त काल में अन्य भूमियों के नाम इस प्रकार हैं। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि, जो वस्ती है उसे रहने योग्य भूमि को कहते थे, और जो खिला है वो बंजर भूमि कहते थे, और जो सारा है वो चारागाह होता था। तो इस प्रकार से भूमि का वितरण था। अब आ जाते हैं 56वीं से 59वीं BPSC में कौन से क्वेश्चन प्राचीन भारत से पूछे गए थे। कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंध नहीं था? कौन इसमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से संबंधित नहीं थे? इन चारों में से तो कौन से? B.A. स्मिथ संबंधित नहीं थे। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित एवं M.S. वत्स तीनों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि V.M. स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने अशोक और अकबर जैसे शासकों पर पुस्तक लिखी। इन्होंने लिखी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें ये हैं: द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये 3 पुस्तक इन्होंने लिखी थी। किसने? B.S. स्मिथ ने लिखी थी। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया तथा सार्वजनिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। देखिए नोट करिए, यहाँ पर दो बार उन्होंने उपदेश दिया था। एक सार्वजनिक, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और जो सार्वजनिक उपदेश था वो श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में निरंजना नदी, वर्तमान में फल्गु नदी के किनारे हुई थी। प्राचीन भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो जो प्राचीन भारत में नेपोलियन, ये समुद्रगुप्त को कहते थे, ठीक है दोस्तों। नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते थे। प्राचीन भारत में नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि मुगल शासक अकबर के बाद समुद्रगुप्त का साम्राज्य श्रेष्ठ था। हरिसेन के ने प्रयाग परिस्थिति अभिलेख में समुद्रगुप्त को विजय के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण था। उसके दरबार में बुद्ध घोष जैसे विद्वान भी मौजूद हुआ करते थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। मतलब कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किसने भारत की यात्रा की थी? तो ये कौन सा था? हेनसांग था। चीनी यात्री हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। 630 से 645 ईस्वी तक हेनसांग भारत में रहा। उसने अपनी पुस्तक CU की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया। उसकी पुस्तक हर्षकालीन भारत में सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। तो उसने अपनी पुस्तक में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। हेनसांग और सिंह जैसे यात्रियों ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी और लंबे समय तक यहाँ रहकर बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। स्थापना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका के लेखक कौन थे? तो सब लोग जानते होंगे, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक थे। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका मेगास्थनीज द्वारा ली गई। मेगास्थनीज के एक यूनानी राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया करता था।
इस पुस्तक के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विवरण प्राप्त होता है। मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि हमने कहाँ से लिया है। तो ये जो एवटेरिया प्रवीण सर का जो आता है उनसे उनकी जो बुक है एवटेरिया, जो PYQ लेटेस्ट वर्जन है, उसी से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो लोथल है। हड़प्पा बंदरगाह लोथल है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा काल में यह एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल की खोज 1954 में SR राव ने के द्वारा किया गया था। इस स्थान में मृद भांड मोहर तथा कई पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था वो कौन था? वो स्कंदगुप्त था। हुड़ों ने सर्वप्रथम 458 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। उस समय गुप्त शासक में स्कंदगुप्त का शासनकाल चल रहा था। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया। स्कंदगुप्त जो था वो 8वां राजा था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की तथा विष्णु स्तंभ का भी निर्माण इसने करवाया। तो विष्णु स्तंभ का निर्माण किसने कराया? स्कंदगुप्त ने करवाया। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो रजत रंजनी कल्हण की पुस्तक का नाम है। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि एवं उपन्यासकार कल्हण द्वारा रजत रंजनी का पुस्तक लिखी गई, जिसमें कश्मीर के इतिहास का विस्तार वर्णन मिलता है। रजत रंगनी में कुल 8 तरंग और 8,000 श्लोक हैं। रजत रंगिनी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। ठीक है। आपसे अनुरोध है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। आपको बहुत ही फील होगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकेंगे और सिलेक्शन भी पास करेंगे। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो किसमें? जूनागढ़ में मिलता है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था और पहला अभिलेख था। यह अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। सर्वप्रथम सुदर्शन झील का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन को भ्रष्ट राजा के प्रतिष्ठापक कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें रुद्रदमन को एक भ्रष्ट शासक के रूप में दिखाया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में, जो कि वैशाली में हुआ करता था। ठीक है। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला था। इन्होंने 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे केवल की प्राप्ति की और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु पावापुरी में हो गई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम महामाया था। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर ग्राम में इन्होंने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कर ली थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो कहाँ पे किया था? सारनाथ में किया था। भगवान बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश, जिस बौद्ध धर्म के में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, सारनाथ में दिया गया। इनके पिता शाक्य कुल के राजा थे। इनकी माता कोली वंश से संबंधित थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी थी, जिसे ग्रीविज कहा जाता था। मगध में प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। मगध साम्राज्य सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है।
चिंतामणि के अनुसार मगध को किकट भी कहा गया है। समय के साथ वस्त, अवंती और कौशल जैसे शक्तिशाली राज्यों को भी मगध में मिलाया गया था, जिसके बाद मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में फैला। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से ले सकते हैं। उससे बहुत सारे आपके पीडीएफ पड़ी हुई है जो आपके काम की है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी लेवल का कंटेंट है। आप एक बार देखिए, उसके बाद खुद डिसीजन लीजिए कि कैसा कंटेंट था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी राजा था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया। इसने अंग, लिच्छवी, अज्जी, काशी, कौशल को मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था, जिसकी स्थापना 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे हुई थी? तो आप सब जानते हैं, पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में हुई थी। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुर ने की थी, और ये तृतीय बौद्ध संगति अभिधम पटक की रचना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 48 से 52 बीपीएससी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और अर्थशास्त्र नामक की पुस्तक की रचना इन्होंने की थी, जिसमें 180 प्रकरण और 15 अधिकरण थे। पुस्तक मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से संबंध है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जेम्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 345 ईसा पूर्व से 289 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पहचान विलियम जेम्स ने किया था। अशोक ब्राह्मी अभिलेख की सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेस ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है, 232 ईसा पूर्व तक शासनकाल था इनका। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आप सब जानते ही हैं, बृहदत्त था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक ग्रहनंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। 47वीं बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसे एक नज़र देख लेते हैं। कनिष्क शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो कश्मीर में आयोजित की गई थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। मेगास्थनीज सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसके माध्यम से मौर्यकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन का भी विवरण प्राप्त होता है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने किया था। हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के मध्य वर्धन साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का विवरण मिलता है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। कादम्बरी पुस्तक की रचना बाणभट्ट द्वारा की गई थी। मुद्राक्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये विशाखादत्त थे। मुद्राक्षक एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसके लेखक विशाखादत्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य संबंधी राजनीतिक सफलताओं का विवरण इसमें मिलता है। 4वीं शताब्दी में की गई थी इस पुस्तक की रचना, और इसमें नाटक हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, जो कि हिंदी कविता के महान कवि हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। महावीर जैन धर्म से 24वें अंतिम तीर्थकार थे। 42 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने केवल की प्राप्ति की थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में दिया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो आप इस लोग पे ध्यान, आप इस सब चीज़ों पर ध्यान देंगे
आपने देखा कितने सारे क्वेश्चन बौद्ध धर्म से पूछे जा चुके हैं और जैन धर्म से, तो प्लीज़ नोट डाउन करके रखिए कि ये कोर एरिया है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रिज जो कि राजगिरी है वो थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है इसका। मगध राज्य में तत्कालीन जो शक्तिशाली राजा कौशल व अवंती को मिलाकर लिया गया था, जिसके बाद मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया था। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? मौर्य ने किया। मौर्य काल की शिक्षा सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला थी। तक्षशिला प्राचीन भारत में गंधार जनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्व के महान विद्यालयों में से एक था। इसी विद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रधानमंत्री चाणक्य आचार्य थे। 405 ईसा पूर्व में चीनी यात्री फाहियान ने भी यहाँ की यात्रा की थी और तक्षशिला विश्वविद्यालय को वर्ष 1980 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। अब कुछ देख लेते हैं CDOP के जो एग्जाम हुए थे 15/5/2022 को। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसे चुना गया था? तो मोगली पुत्र तिस्स को चुना गया था। पाटलिपुत्र में की गई थी। इस सभा में सभापति मोगली पुत्र तिस्स द्वारा दी गई थी। इसी सभा में कथा वस्तु नामक ग्रंथ का भी संकलन किया गया था, जो कि अभिधम पिटक के नाम के अंतर्गत आता है। पूर्व काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो किसने की थी? सातवाहनों ने की थी। पूर्व काल में सातवाहनों ने शीशे और पोटीन के भी सिक्के जारी किए थे। ये अमजन के आर्थिक लेन देन के लिए उपयुक्त थे। अशोक की नीति आर्थिक परिणामों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? जो अशोक की नीति थी वो आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित है। इस तथ्य को किसने ठहराया था? तो किसने ठहराया था? तो ये रोमिला जो थापर हैं इन्होंने ही इसको साबित किया था। देखते हैं आगे। हाँ ठीक है, रोमिला थापर ने किया था। रोमिला थापर मौर्य साम्राज्य के पतन का आर्थिक कारण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानती हैं। बृहद मौर्य साम्राज्य का राजकोषीय नियंत्रण भारी दबाव बना रहता था। इसके अनुसार मौर्य साम्राज्य जरूरत पड़ने पर राजस्व का दोहन करने के लिए संतुष्ट थी। उससे अर्थव्यवस्था को एक हद तक पुनर्गठित नहीं किया गया। वही साम्राज्य प्रणाली दीर्घकालिक समर्थन दे सके। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो हरिशेन हैं। गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त का सर्वाग्रहिक सचिव हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। यह सम्राट समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का सर्वप्रमुख स्रोत है। बोरो बहादुर विश्व की सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ये भारत जावा कला का उदाहरण है। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, रिपीट हो सकता है। 8वीं सदी में जावा सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया समय है, मलाया के कुछ भागों में शैलेंद्र नामक एक नवीन राजवंश का उदय हुआ। इस प्रतापी राजा ने ही जावा के बोरबुंद बुद्ध की स्तूप का निर्माण करवाया, जो कि भारत जावा कला का सुंदर एक उदाहरण है। CDPO 15/7/2018 वाला जो क्वेश्चन होता है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्रघोत कहाँ का राजा था? तो वो अवंती का राजा था। प्रघोत अवंती का राजा था। हुण राजा तोरमाड़ किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो किसके द्वारा पराजित किया गया था? ये यशोधर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। हुण राजा तोरणमल के अलावा शासक यशोधर्म वर्मा पराजित हुआ। तोरणमल ने लगभग 5000 के मालवा के अधिकार किया। मिहिर कुल तोमर का ही पुत्र था। मिहिर कुल ने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक भी किया हुआ है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये राजा चोल द्वारा करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। इसका जो निर्माण है वो राजा
फर्स्ट द्वारा ही किया गया था। इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी घोषित किया जा चुका है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, अभिलेख में किसने विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित किया है? तो ये जो भानुगुप्त का है, ये भानुगुप्त का एरन जो अभिलेख है, इसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित किया है। विधवा दहन अथवा सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त एरन अभिलेख में प्राप्त होता है। एरन नामक स्थान मध्य प्रदेश के साँभर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो भानुगुप्त के मंत्री गोपाल राज उनके साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिससे गोपाल राज की पत्नी सती हो गई थी। इसी वजह से अभिलेख को एरन सती अभिलेख कहते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो वो 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार हटे कौन से संबंधित था? बिंबिसार ने जब मगध पर शासन किया न प्रारंभ किया तो उसकी आयु 15 वर्ष थी मात्र। अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र है, जिसने अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठ गया था। माफ कीजिए, बराबर पर्वत श्रृंखला में स्थित गौरथारी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो ये खारवेल के द्वारा की गई थी। हाँ, खारवेल के द्वारा की गई थी। देखते हैं कि हाँ ठीक है, खारवेल के द्वारा की गई थी। बाबर पर्वत श्रेणी में गौरथाईगिरी पहाड़ी वर्तमान में जहानाबाद जिले में स्थित है। खारवेल जब अपने विजय अभियान को लेकर उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो उसे गौरथगिरी पर्वत पर भी आक्रमण किया। इसके आक्रमण के बाद इस पर्वत के कुछ भाग नष्ट हो गए थे। CDPO 2005 में क्या क्वेश्चन आया था? नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र हुआ करता था बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। तो अजातशत्रु के हर्यक का नाम था हर्यक वंश। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, तो आप लोग एक बार खुद PDF से देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा और नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है। हाँ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको मिलती हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। नंद वंश का शासन ग्रहानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की तथा इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना रहा। उसके बाद जो चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलागोला में उपवास द्वारा इस वंश की अंतिम शासक के रूप में बृहदत्त को नियुक्त किया गया। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान मतलब कैवल्य प्राप्त किया था महावीर स्वामी ने, तो वो कौन सा था? वो था जंभिक ग्राम था। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में स्थित 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या के बाद इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि जंभिका ग्राम में के निकट त्रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं ये, इसमें कई सारे तथ्य छिपे हुए हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सब लोग जानते हैं, लुम्बिनी, जो कि आजकल नेपाल में है। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम था? तो रत्नरंजनी कल्हड़ की पुस्तक का नाम था, ठीक है। ध्यान देंगे, यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है, जो कि महाभारत काल से आरंभ होता है। रत्नरंजनी में कुल 8 तरंग तथा 7826 श्लोक हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में रिलीजन में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगृह में किया गया था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कौटिल्य। पृथ्वीराज रासो की पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चंद्रप्रभदाय लिखी थी, लेकिन इसमें किसी में नाम नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे वो है, इसमें पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जो कि चंद्रप्रभदाई द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। आयोग ने इस प्रश्न का उदाहरण कल्हड़ दिया गया है, जो कि गलत है। कल्हड़ किसी कीमत से हो ही नहीं सकता। आयोग बिना क्या करता रहता है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिया था? चंद्रप्रभदाई, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये ख़त्म हो चुका है, ये हमारा एशियन हिस्ट्री ख़त्म हो चुका। तो हमने एशियन कवर कर लिया, ठीक है। प्राचीन हमारा हो गया, ठीक है। और ये प्राचीन का ये पार्ट 2 है, ठीक है। ये प्राचीन का दूसरा पार्ट है और हमने प्राचीन को कवर कर लिया है।
उसके बाद आता है मॉडर्न, ठीक है, आधुनिक जो भारत है उसका भी हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है और दूसरा बाकी है। एक्चुअली में इसमें शायद हो सकता है 4 से 5 पार्ट में हुई है, ठीक है, 4 से 5 पार्ट में, क्योंकि आधुनिक जो भारत है वो बहुत ही लंबा सेगमेंट है, तो हमने इसका पहला भी कवर कर लिया और बाकी पार्ट में हम इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले और भी किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये एक रामबाण सीरीज़ साबित होने जा रही है। मैं इसकी सेपरेट एक प्ले लिस्ट बना दूँगा, ठीक है, जहाँ पे आपको ये पूरा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाया करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे आप, ठीक है। इससे आपको देखिए आपको कुछ लगेगा नहीं, लेकिन इससे मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन या ऊर्जा, बहुत सारी चीज़ें मुझे मिलती हैं जो कि मैं अपनी एनर्जी को अपने नए दूसरी वीडियो में लाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।